प्रति वर्ष यानी कि हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो जनजातीय समुदाय का योगदान रहा है उन्हें सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। और यह दिन एक सम्मानित जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है, जो उनकी स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि देता है। और बिरसा मुंडा को जनजातीय लोग भगवान की तरह मानते हैं। तो इस तरह के दिवस के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और पाठ्यक्रम उठा के जरूर देखा करिएगा। तो इस दिवस के बारे में और बिरसा मुंडा साहब के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और आप देखते हैं कि इस तरह के महापुरुष रहे हैं, महानायक रहे हैं, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी। आप सोचिए, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। 15 अगस्त को इसीलिए तो आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो पहली बार 2021 में मनाया जाने वाला यह दिवस भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। संथाल, तमाड़, भील, खासी, मिजो सहित जनजातीय समुदाय ने बिरसा मुंडा को उल्गुलान क्रांति जैसे अनेक उपनिवेश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, और जिसमें उल्लेखनीय साहस और बलिदान का प्रदर्शन किया गया। भारतीय गौरव दिवस 2024 की विशेषताएं देखें तो पीएम जनमन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 11,000 घरों के उद्घाटन में भाग लिया। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्थायी सेवा की पहुंच में सुधार के लिए 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की हैं। और आप देखते हैं कि DAJGUA धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अतिरिक्त 30 MMU का उद्घाटन किया गया है, यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया गया है। जनजातीय उद्यमिता और शिक्षा तो प्रधानमंत्री ने जनजातीय छात्रों के लिए 301 धन विकास केंद्रों और 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। साथ ही 25 और EMRS की आधारशिला रखी है, और यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा और जबलपुर में 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया। साथ ही जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर तथा सिक्किम के गंगटोक में 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी है, ये सिक्किम है, गंगटोक इसकी राजधानी है, ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है। बिरसा मुंडा कौन थे, ये जरूर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित हैं। बचपन में उन्होंने आप देखते हैं कि अपने माता पिता के साथ गांव के बीच घूमते हुए आदिवासी समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। और बिरसाइया संप्रदाय के संस्थापक मुंडा ने ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के तहत जनजातीय लोगों को धर्मांतरित करने की मिशनरी प्रयासों के बारे में संज्ञान लिया। बिरसा ने बिरसाइयल संप्रदाय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आदिवासी पहचान को पुनर्जीवित करना तथा धर्मांतरण का विरोध करना था। इन्होंने मुंडा और ओराव समुदाय झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में रहने वाले जनजातीय समूहों को औपनिवेशिक और मिशनरी नियंत्रण के खिलाफ एकजुट किया। जनजातीय लामबंदी में भूमिका 1886 से 1890 तक झारखंड के चाईबासा में वह सरदारों के आंदोलन से प्रभावित हुए। वह ब्रिटिश विरोधी और मिशनरी विरोधी गतिविधियों में गहराई से शामिल हुए, और जिससे आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने का उनका संकल्प मजबूत हुआ। और इन्होंने ब्रिटिशों को चुनौती देने के साथ जनजातीय भूमि तथा संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातीय समुदायों को गठित किया। वर्ष 1899 में उन्होंने उल्गुलान महान कोलाहल आंदोलन शुरू किया, और जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने और बिरसा राज्य के रूप में ज्ञात एक स्वशासित आदिवासी राज्य की स्थापना को बढ़ावा देने के क्रम में गुरिल्ला युद्ध रणनीति को अपनाया। गिरफ्तारी और मृत्यु तो वर्ष 1900 में ब्रिटिश पुलिस द्वारा
जामकोपाई जंगल में उन्हें उनके गुरिल्ला समूह के साथ गिरफ्तार किया गया। 9 जून सन 1900 को 25 वर्ष की अल्पाई में रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। यानी कम उम्र में ही आप दिखे इतना सब कच गए। विरासत की बात करें तो उन्हें औपनिवेशिक सरकार पर जनजातीय भूमि अधिकारियों की रक्षा हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने के लिए जाना जाता है। और आप देखते हैं कि जनजातीय अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को सम्मान देते हुए सन 2000 में उनकी जयंती पर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। ये देख रहे हैं ना, बिहार से अलग करके। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% है जनगणना 2011 के हिसाब से। और जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है ना, लेकिन 2021 में होनी थी, कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी और नियमित व्यवस्थित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और मसौदा राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजातियां दर्ज की गई हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गौंड के बाद ये आप देखेंगे, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजातीय समूहों के बीच अधिक असुरक्षित सुबेद हैं और 75 सूचीबद्ध में से सबसे अधिक जनसंख्या उड़ीसा में पाई जाती है। इनमें गौंड के बाद भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का 38%। भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखिए, एक आप लोगों ने सरदार आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये 1858 से 1890 की बात हो रही है। छोटा नागपुर में सामाजिक आर्थिक शोषण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी जो जबरन मजदूरी, भिखारियों और बिचौलियों द्वारा अवैध किराया वृद्धि पर कृषि असंतोष से शुरू हुआ था। और आप देखते हैं कि सरदारों के नेतृत्व में इस आंदोलन का उद्देश्य इन दमनकारी प्रथाओं का विरोध करना था एक तरह से। अब आप देखिए, जनजातीय विकास को समर्थन देने वाली भारत की प्रमुख पहलें हैं, ये भी याद रखिएगा। जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो पहलें जारी की जाती हैं उन्हें भी याद रखा करिएगा। तो वित्तीय एवं सामाजिक पहल, तो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 36,500 गांव की पहचान की गई, जिनमें 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति, और जिनमें नीति आयोग, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। वित्तीय प्रतिबद्धताएं, तो केंद्रीय बजट ने 2024-25 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2023-24 से 73.6% की वृद्धि दर्शाते हैं। लेकिन याद रखिए, बजट शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। DAJGUA जनजातीय क्षेत्रों के में सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई, और जिसमें 63,843 गांव के 5.38 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। और DAJGUA वर्ष 2023 में स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय समावेशन, सामुदायिक समर्थन सहित लक्षित योजनाओं के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAAFGY का उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांव में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, EMRS दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित शैक्षिक अंतराल को पाटने में मदद करता है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली आदिवासी छात्रों के लिए आसान ऋण प्रदान करती है। जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप शामिल है। आय सृजन योजनाएं, सावधि ऋण योजना 90% तक व्यवसाय ऋण प्रदान करती है। आदिवासी महिलाओं सशक्तिकरण योजना उद्यमिता का समर्थन करने हेतु आदिवासी महिलाओं के लिए रियायत ऋण प्रदान करती है। और माइक्रो क्रेडिट योजना 5 लाख रुपए तक के ऋण के साथ आदिवासी समूहों का समर्थन करती है। स्वास्थ्य कई पहलें चलाई गई हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल, जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इंद्रधनुष, निक्षय मित्र पक्ष पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भी आप देखते हैं कि इन्हें भी इनके तहत फायदा मिलता है।
तो एक सामान्य जानकारी जरूर रख लिया करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और कई आप देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह भी होते रहे, उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। जैसे पहाड़िया हो गया, ये 1778 की बात हो रही है। ज्वार हो गया 1798 में। उराव मुंडा ये 1798 में। फिर 1914 से 1915 में। हो मुंडा ये 1820 से 1837। फिर 1890 में अहोम, 1828 से 1830। खासी 1830 में। कोल 1831 में। संथाल 1833 में। फिर 1855 से 1856 में। गोंड 1837 से 1856 में। कोया 1879 से 80। और 86 से 1886 से 1916। और फिर आप देखते हैं 1922 से 1924 के बीच चला। भील ये 1817 से 1819 पे 1825 में भी, 1831 में भी, 1846 में भी, 1913 में चला था। गोंड ये आप देखते हैं कि 1940 में चला था। तो ये सब याद रखा करिएगा। इतिहास में आप लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो बता सकते हैं, बिल्कुल। धन्यवाद।